दोस्तों, कहते हैं ये दुनिया बहुत मतलबी है। आप किसी इंसान की मदद करें तभी वो आपकी मदद करता है। आप किसी का काम करें तभी वो आपका काम करेगा। बिना मतलब के कोई किसी से बात तक करना पसंद नहीं करता। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें एक जिन भी ऐसा ही मतलबी था। वो किसी का फायदा तभी करता था जब उसे बदले में कुछ मिले, और वो जो मांगता था वो बड़ा अजीब था। वो किसी की भी सोच समझ से बाहर था, और जब तक किसी की समझ में आए हो सकता है बहुत देर हो गई हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक अंगूठी वाले जिन्न की ऐसी भयानक और खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हमें भेजी है उत्तर प्रदेश के हरदोई शहर के रहने वाले इम्तियाज जी ने। ये जो घटना घटी थी इम्तियाज जी के दादाजी के बड़े भाई के साथ घटी थी, और ये बात साल 1950 की है। इम्तियाज के दादाजी के भाई का नाम असद था, और 1950 में वो कम उम्र के थे। उस समय उनकी उम्र होगी 20 से 25 साल के करीब, और वो मजदूरी का काम किया करते थे। उनके जो छोटे भाई थे, जो इम्तियाज़ के दादा थे, वो भी छोटे थे, तो ज़्यादातर घर में रहते, तो मेहनत मजदूरी का काम वो नहीं करते। घर में मेहनत मजदूरी का काम अब जो असद के पिता थे वो किया करते थे। असद भी करने लगा था, तो असद ज़्यादातर घर से बाहर रहता, और किसी का छोटा मोटा मकान बन रहा हो वहाँ पर कुछ उस समय उन्हें हर दिन के काम करने के पैसे मिला करते थे। रुपए से कम, रुपए नहीं मिलते थे, पैसे मिलते थे। 1 रुपया तक एक दिन में नहीं मिलता था उस समय। तो ऐसे वो घर बनाने का काम करते। घर में लकड़ी का कुछ बनाना हो या दीवारों को बनाना हो, ये काम वो किया करते थे, और उन्हें काम अच्छा खासा मिल जाया करता था। लेकिन कभी कभी उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी पता है किस चीज़ में होती थी? उस समय अगर कोई मकान बनाने का काम मिले ना, तो पहले से बात हो जाती थी। जैसे अब होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट है, भाई ये घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। अब पूरा हिसाब किताब लगाया जाता है कि पुराना घर है, इसे तोड़ने में इतना समय लगेगा, बनाने में इतना समय लगेगा। लेकिन उस समय ज़्यादा हिसाब नहीं करते थे। ज़मीन दिखा दी जाती थी कि देखो इतनी ज़मीन है तो यहाँ पर घर बनाना है, कितने रुपए लगेंगे। तो ऐसे पूरी बात हो गई थी। जो असद था यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ, साथियों के साथ काम करने वाला था, और यहाँ पर उसे पहले पता नहीं था कि पुराना मकान बना हुआ है। भाई 100 साल पुराना खंडहर पड़ा हुआ है, उसे तोड़ना है, फिर यहाँ पर मकान बनाना है। तो उसे लगा कि ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। पहले तो इसके बारे में बताया नहीं गया था, लेकिन अब किया क्या जा सकता था? ज़बान दे दी है। तो उस समय माना जाता था कि ज़बान दी है तो काम करना पड़ेगा, चाहे नुकसान हो या फ़ायदा हो। तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। खंडहर है, तोड़ने में कितना समय लगेगा? 1-2 दिन लग जाएंगे। तो उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। पहले दिन तोड़ने का काम किया, दूसरे दिन तोड़ने का काम किया, तीसरे दिन असद वहाँ पर अकेला आया था। जो उसके साथी थे उन्होंने बहाना लगा दिया, घर में काम है, सब्जी उगानी है, खेत में काम करना है। अब असद और उसके पिता जो काम भी करते थे, ऐसे मेहनत मजदूरी का काम ही करते थे। उनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। जहाँ पर उनका घर था बस उतनी ही ज़मीन उनकी थी, खेती तक वो कर नहीं सकते थे, तो सब्जी भी किसी से लेनी ही पड़ती उन्हें। तो असद को लगा अब घर जाऊँ, छोड़ दूँ काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने वादा किया है, ज़मान मैंने दी थी, तो अब इस परेशानी को भी मुझे ही सुलझाना होगा। असद के साथ कुछ और लड़के ज़रूर थे जो मिट्टी हटाने का काम, बाकी जो पत्थर वगैरह दीवारों से निकलते हैं उसे फेंकने का काम कर रहे थे। तो असद तोड़ने का काम करने लगा। वो जो इमारत सी बनी हुई ना, पुराना खंडहर था, किसी समय में कोई घर होगा, तो तोड़ते तोड़ते पुराने पत्थर मिल रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा सख्त थे और टूट नहीं रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि ये जो पत्थर है ना, ये लावे वाले पत्थर हैं। अब उस समय वहाँ कहा जाता था कि ये लावे वाले पत्थर बड़े महंगे होते हैं, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पाए नहीं जाते। ये पहाड़ों से आए हैं जहाँ पर कोई ज्वालामुखी फटा है, तो लावा जब बहता है धीरे धीरे वो ठंडा होता है, तो वो एक पत्थर का रूप ले लेते हैं। तो वो जो लावे का पत्थर होता है बड़ा सख्त होता है, अगर किसी घर में लगाया जाए तो काला काला चमकदार अच्छा लगता है। तो जो कुछ अमीर लोग हुआ करते थे वो लावे के पत्थर को घर में लगाना शुभ मानते थे, अच्छा है, इससे बरकत आती है घर में। तो ऐसे ही कुछ पत्थर मिल रहे। जो असद था उसे गुस्सा चढ़ा हुआ था, और उसे यह भी पता था कि इस पत्थर को तोड़ना बहुत मुश्किल है।
मैं इसे मारता जाऊंगा तो इसमें दरारें नहीं आएंगी, और जब तक दरारें नहीं आएंगी तो पत्थर को तोड़ा नहीं जा सकता। अब इंटरलॉकिंग से और चिनाई मिट्टी से ऐसे की हुई थी कि वो ईंटें पत्थर चिपके हुए थे, तो अलग करना मुश्किल हो रहा था। एक तो दीवार बहुत मोटी थी तो तोड़ नहीं पा रहा और गुस्से में आ रहा। ऐसे ही एक काला पत्थर जब आया, वो जोर जोर से हथौड़ा मारता गया, उसमें आ गई दरार। तो वो बिल्कुल जैसे चौकोर आकार का पत्थर था, यहाँ नीचे वाली लाइन में चौकोर ऐसे पत्थर लगाए हुए, बाकी तो छोटे छोटे थे। ये बड़े वाला पत्थर, और छोटे टूट नहीं रहे, बड़ा टूट गया, दरारें आ गई और बीच से ऐसे खुल गया। तो फिर फेंकते वक्त जब असद ने पत्थर का एक तरफ का हिस्सा उठाया कि इस तरफ से उठाता हूँ पूरा ही शायद उठ जाए, तो इधर का खींचा, बीच में गोल गोल छेद था, जैसे कोई किसी समय में जब ये लावा बन रहा हो उस समय किसी ने सांचे में इसे डाला हो, काटा नहीं है, सांचे में डालकर इसके बीच कुछ रखा है और ऊपर लावा डाल दिया ताकि किसी खास चीज को छिपाया जा सके। बीच में जो छेद था ना, वहां पर अजीब से मिट्टी वगैरह कुछ था, उसके बीच अंगूठी थी। अंगूठी सोने की चमकने लगी, और जो असद था वो हैरान हो गया, क्योंकि सोचने में भी ये सही नहीं लगता। अब लावे को एक सांचे में डालेंगे और बीच में कुछ रखेंगे कि बीच में ये दफन हो जाए, किसी को मिले ना। जो अंगूठी थी, मान लो वो सोने की है, भाई सोना भी तो पिघल जाएगा, लावा इतना गर्म होता है, कांच वगैरह कुछ भी रखोगे तो सब कुछ बीच वाला भी पिघलना चाहिए। वो अंगूठी थी, सही आकार में थी। असद को लगा कि ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, वैसे भी हमें कुछ रुपए की ज़रूरत है। उसने अंगूठी को निकाला, देखने लगा। अब वो नहीं चाहता था किसी को पता चले, जिनका ये मकान है, जिनकी ये ज़मीन है, उन्हें भी पता लगे, फिर तो वो मांगेंगे कि हमारी अंगूठी है, हमें दे दो। इसकी बात नहीं हुई है, तोड़ने की बात हुई है, तो जो मलबा है वो भी हमारा है। ये बात हुई थी कि जो पत्थर निकलेंगे वो हमारे होंगे, हम आगे अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिसकी ज़मीन थी वो ज़मींदार था बड़ा, उसने कहा ठीक है पत्थर ले जाओ, मैं बड़ी वाली ईंटें लगाऊंगा, सीमेंट लगाऊंगा, मैं मिट्टी वाली दीवारें नहीं बनाने वाला। अब पत्थर मिला है, अंगूठी मिली है तो अपने काम की है। तो असद ने इधर उधर देखा, कोई लड़का देख तो नहीं रहा, क्योंकि अंगूठी मिली है, सोने की है, तो सबकी ज़बान मुंह से बाहर आएगी कि मैं भी हिस्सा लूँगा, मैं भी हिस्सा लूँगा। तो असद ने जल्दबाजी में, कुर्ता पायजामा पहना हुआ था, जेब नहीं थी उसमें, जेब होगी भी तो फटी हुई होगी। तो असद को लगा कि इसे मैं उंगली में पहन लेता हूँ, और सोने की है तो नज़र सबकी पड़ेगी, हमारे पास सोना कहाँ से आएगा, सोना होता तो बेचकर हम आगे वाली ज़मीन नहीं ले लेते। तो अंगूठी इस उंगली में ऐसे पहन ली, फटा हुआ कपड़ा था, जल्दी से ऊपर लपेट लिया कि अरे थोड़ी चोट लग गई है, कोई पूछेगा तक नहीं कि चोट लगी है, कपड़े को उतारेगा नहीं, अंगूठी नीचे है और अच्छे से फिट आ गई थी, गिरने वाली नहीं थी। असद खुश होकर दीवारें तोड़ने लगा, वाह मजा आ गया। तो असद ने दिन भर काम किया। वैसे पूरा दिन काम करने के बाद वो थक जाया करता था, लेकिन अब नहीं थका था। सोने की अंगूठी मिली थी, घर जाऊंगा, माँ को दिखाऊंगा, पिता को दिखाऊंगा, और उसके बाद बेचने की कोशिश करेंगे और इससे इतने रुपए मिल जाएंगे। सोना काफ़ी महंगा था, 1950 की बात है। अब इससे इतने रुपए तो मिल ही जाएंगे कि आगे वाली कुछ ज़मीन ले लेंगे, छोटी मिल जाए तो ठीक है। अब उसमें हम खेती करेंगे, सब्जी लगा लेंगे तो घर का काम चल जाएगा, क्योंकि असद के जो पिता थे किसी और के खेत में काम करते, शाम को 2-3 घंटे लगाते सब्जी देखने का काम, और बदले में उन्हें सब्जी मिल जाया करती थी। ऐसे घर चलता था। तो असद जब घर पहुंचा बड़ा खुश, कपड़ा हटाया, अंगूठी गायब। असद ऐसे देखता गया, अरे जेब में कपड़े के अंदर तो नहीं है, कहाँ गई। अब कपड़ा ऐसे लपेटा था कि अंगूठी अगर निकलती भी तो कपड़े में रहती। निशान बना हुआ था, क्योंकि थोड़ी फिट थी तो ऐसे निशान उंगली में बन गया। पहली बार तो उसने अंगूठी पहनी थी, निशान है अंगूठी नहीं, ना तो गिरी है रास्ते में कहीं गिर गई होगी। असद ने रात को खाना ही नहीं खाया। असद अपने कमरे में चला गया। अब उसका जो छोटा भाई था वो भी उसी कमरे में कभी कभी सोता था, तो असद ने कह दिया कि इस कमरे में मत आ, तू उधर सो जा। छोटा भाई उससे लगभग 12 से 13 साल छोटा था। तो उसका भाई दूसरे कमरे में चला गया कि भैया काफ़ी मेहनत करके आए हैं, अब क्या ही परेशान करना। असद रो रहा था अपने कमरे में, बहुत रोया बहुत रोया। उसने सपने ले लिए थे कि कैसे मैं ज़मीन खरीदूंगा, कुछ रुपए आएंगे, सोना है, कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अब तो कुछ नहीं हो रहा, इतनी मेहनत करते हैं, रुपए नहीं बनते, तो क्या ही करें। रोता रोता उस रात सो गया था। अब रात के वक्त, आधी रात को उसे एक आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन वो इतने थकान में था कि उस आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया।
उसे लगा कि पिता ही होंगे, और कौन हो सकता है घर के अंदर। ऐसे कई बार कोई आवाज़ लगा रहा था, उसने जवाब ही नहीं दिया। नींद गहरी थी, थका हुआ था। अगली सुबह जब वो उठा तो दोबारा दिमाग में वो बात आ गई। ऐसे उंगली देखी, उसे लगा कि उंगली पर जो निशान होगा अब तो वो भी मिट चुका होगा। सोने की अंगूठी यादों में रह गई। उंगली देखी, निशान नहीं गया था। निशान अब भी थोड़ा काला काला सा, जैसे उस अंगूठी ने उंगली पर असर डाल दिया हो। असद देखता रह गया, कैसी अंगूठी थी, निशान छोड़ गई। सोने की होगी, सुना है मैंने, सोने को रगड़ने पर काला काला निशान बन जाता है, लेकिन ये निशान तो थोड़ा अलग लगता है। थोड़ा सुनहरी सुनहरी सा उंगली पर रंग भी था। देखता गया देखता गया। फिर जिस खटिया पर था उसने तकिया को हटाया। जो चादर थी उसे थोड़ा ठीक करना था ताकि जो सिलवटें पड़ी हुई थी उसे ठीक करे। जैसे ही तकिया हटाया, तकिए के नीचे सिक्के थे, 1-1 रुपए के सिक्के। और जैसे ही उसने उन सिक्कों को उठाया, ये पुराने वाले चांदी के सिक्के थे। 1950 में चांदी के सिक्के चला करते थे 1-1 रुपए के, क्योंकि उस समय 1 रुपए की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसने सिक्का उठाया, अरे 1 रुपए, काफ़ी सिक्के थे, कह सकते हैं 5 या 8 सिक्कों के बीच में ही होंगे। इतने सिक्के उठाए और खुश, अरे ये सिक्के कहाँ गए। तो सबसे पहले उसने अपने भाई से पूछा कि तुमने कहीं से उठाए हैं। वैसे हमारे पास तो रुपए नहीं थे, कुछ आने थे, कुछ पैसे थे जो वो संभाल कर मुश्किल की घड़ी के लिए रखते थे, रुपए तो उनके पास नहीं थे। पूछा भाई से, माँ से पूछा, पिता से पूछा, वो कह रहे हमारे तो नहीं हो सकते। तो असद ने कहा अच्छा। तो फिर असद ने बहाना लगा दिया कि मुझे एक काम मिला है, एडवांस मिला है पहले ही, घर भी तो कुछ कहना ही था। तो घर वाले खुश हो गए, अब इतने रुपए हैं, इससे कुछ ना कुछ ले सकते हैं। अब उस समय ज़मीन काफ़ी सस्ती थी, किसी के पास बड़ी ज़मीन हो, उसे पैसों की ज़रूरत हो तो उसे कुछ रुपए दो तो ज़मीन मिल जाया करती थी। तो असद को लगा अब इस रुपए को संभाल कर रखता हूँ, इसका इस्तेमाल ज़मीन खरीदने के लिए करेंगे। लेकिन तकिए के नीचे रुपए कहाँ से आए। फिर उसने आसमान की तरफ देखा कि है ऊपर वाले, तूने मेरी मदद की है। एक चीज़ जो अंगूठी थी मुझसे छीन ली, गिर गई, लेकिन मेरी किस्मत के लिए तूने मुझे ये दे दिया। ये तो सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अगले दिन वो उसी जगह पर गया। दीवार को तोड़ने का काम थोड़ा सा रह गया था, अब बाकी भी आ गए। उस दिन दीवार तोड़ी और असद बार बार इधर उधर देखता गया। अंगूठी गिरी होगी तो यहीं गिरी होगी, मिल नहीं रही। लगता है वो लड़के पहले आ गए थे सुबह सुबह तो उन्होंने उठा ली होगी। वैसे भी अब क्या ही कह सकते हैं, मुझे भी मिली थी, उन्हें भी मिल गई, मेरी थोड़ी ना हुई थी। असद फिर घर आया, थका हुआ, आज कम था क्योंकि तोड़ने वाला काम हो चुका था। फिर चिनाई का काम शुरू करना था, जो नींव थी उसे खोदना था, तो ये थोड़ा आसान काम था। आज ज़्यादा नहीं थका था और खाना ज़्यादा खाया था। रात के वक्त उस कमरे में वो अकेला था। असद ऐसे हाथ रखे हुए, वक्त आधी रात से काफ़ी पहले का होगा। असद का भाई भी अभी सोया नहीं था, दोनों बातें किया करते थे और छोटा भाई कभी कभी खेलने को कहता था कि चलो भैया दिन भर आप नहीं होते तो अब तो खेल लिया करो। तो असद के भाई ने कहा कि भैया ये अंगूठी आपने कहाँ से ली। जब असद के भाई ने ये कहा तो असद ने कहा कौन सी अंगूठी, मेरे पास कौन सी अंगूठी है। इसके भाई ने कहा भैया जो उंगली में पहनी है। असद ने ऐसे किया, सोने की अंगूठी उंगली में थी। असद ऐसे, ये क्या चल रहा है, अंगूठी कहाँ से आ गई। उसने ऐसे घुमाकर देखी, भाई उंगली में अंगूठी। अब निकालने की कोशिश कर रहा, अंगूठी निकल नहीं रही। जैसे ये जो हड्डी होती है ना, उससे अंगूठी निकालना मुश्किल होता है। यहाँ पर तो आसानी से फिट हो जाती है, लेकिन अब वो जैसे थोड़ी ज़्यादा फिट हो गई थी कि खींचकर निकाली नहीं जा सकती थी। लेकिन उंगली में है भाई, सोने की अंगूठी उंगली में, वापस कैसे आ गई। ये चल क्या रहा है। कभी तो आसमान की तरफ देखता और कहता ऊपर वाले ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब उसका भाई आधी रात को सो चुका, नींद असद को भी आ चुकी थी। आज 1-2 आवाज़ें जब असद असद लगी तो असद उठा। उसे लगा उसका भाई बुला रहा होगा, आवाज़ भारी है, कहीं अब्बू तो नहीं बुला रहे। तो वो उठा, फिर से आवाज़ बाहर से आई। असद चलकर बाहर गया। जैसे ही बाहर पहुंचा, एक आवाज़ उसे सामने से सुनाई दी, दिखाई कोई नहीं दिया। असद ने सवाल पूछा, कौन हो तुम, कहाँ पर छिपे हुए हो, मुझे आवाज़ें क्यों लगा रहे हो। सामने से जवाब आया, मैं कहीं छिपा हुआ नहीं हूँ, मैं तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मेरा दिया तोहफा तुम्हें पसंद आया, जो मैंने तुम्हें आज सुबह दिया था। ये बात सुनते ही जो असद था थोड़ा नर्म पड़ गया। अरे ये तुमने दिया था,
लेकिन तुम कौन हो? सामने तो आओ। देखो, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। सच में अगर तुमने वो तोहफा मुझे दिया है तो मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। फिर सामने से आवाज आई, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है। क्या तुम ले सकते हो? क्या तुम उसे कबूल करोगे? इस पर थोड़ा सा शर्मा रहा था असद, क्योंकि उधार मांगना उसे अच्छा नहीं लगता था। मांगता तो वो वैसे भी नहीं था, तो वो कह रहा कि अच्छा तुम देना चाहते हो, लेकिन तुम हो कौन और क्यों देना चाहते हो? तो सामने से जवाब आया, ये अंगूठी मेरी है, तुमने इसे पहना है तो मैं तुम्हारा दोस्त ही हूं, समझो। अब तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें देता जाऊंगा, जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और तुम क्या मेरे लिए भी कुछ करोगे? तो असद ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसे रुपए मिले थे और ये जो चांदी के रुपए थे इसकी कीमत ज़्यादा थी असद के लिए। तो असद ने कहा कि तुमने मेरी मदद की है तो मैं बदले में तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो उस आवाज़ ने कहा, पहले तो मुझसे डरना मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और ना मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने वाला हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? क्या मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ? तो असद ने कहा कि हाँ हाँ, तुम मुझे सच बता सकते हो। तो उसने कहा, मैं एक जिन हूँ, तुमने जो अंगूठी पहनी है वो मेरी अंगूठी है। अब तुमने उसे पहन लिया है तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। पहले तो जो असद था थोड़ा डरा, लेकिन वो जो रुपए दिए थे ना, उस लालच के कारण उसे लगा कि मेरी मदद की है, ये बुरा थोड़ी ना है। सुना है बुरा तो अच्छा भी सुना है, अच्छी कहानियां भी सुनी है। अलादीन के जिन के बारे में बुरी कहानियां भी सुनी है कि जिन ऐसे मार देते हैं, जिन शैतान के लिए काम करते हैं। सुना बहुत कुछ था, महसूस किया, देख नहीं सकता था। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, छोटा सा काम मेरा कर दो, मैं तुम्हारा काफ़ी फ़ायदा कर सकता हूँ। अब रात का वक्त था तो असद ने कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो उस जिन ने आवाज़ लगा कर कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हें एक बाल्टी में पानी लेना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। असद बाल्टी में पानी लेकर आगे बढ़ने लगा, काफ़ी दूर चलकर गया, उस इलाके से थोड़ा बाहर। अब बाल्टी पानी से भरी हुई, कोई इंसान थक जाए। अब मजदूरी करता था असद, शरीर अच्छा खासा था, तो इतनी दूर गया। उसे लगा कि चलो, जो मैं हर रोज़ मेहनत मजदूरी करता हूँ उसमें बहुत थक जाता हूँ, ये भी कोई ऐसा काम है, पानी की ज़रूरत है या कुछ भी है, चलो इसने मदद की है तो मेरा मदद करना बनता है, चाहे जितना भी थका दे। तो उस इलाके से बाहर पहुँचा, एक ऐसी सुनसान जगह पर एक नीम का पेड़ लगा हुआ। आसपास ना झाड़ियाँ थी ना घास थी, मिट्टी भी सूखी काली काली सी लग रही थी। वहाँ पर नीम का पेड़ लगा हुआ। अब उस जिन ने कहा कि सवाल मत पूछना, इस पेड़ को पानी दो, इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो असद ने बाल्टी से पानी दिया और फिर कहने लगा कि अच्छा और क्या करना है? और उस जिन ने कहा, मेरा काम हो गया, मेरा ये काम तुमने कर दिया, अब तुम घर जा सकते हो, फिक्र मत करो, सुबह तक तुम्हारा तोहफा मैं तैयार रखूँगा। असद बाल्टी लेकर घर आया। उसे भरोसा नहीं था कि कुछ और मिलेगा। जवाब उस जिन ने कुछ नहीं दिया। अब अंगूठी भी रात के वक्त उसे नजर आ रही। जब वो सुबह उठा, अंगूठी गायब हो गई और वो जानता था कि ये जिन की ताकत है। तो ये जो अंगूठी है ना, ये दिन को नजर नहीं आएगी, रात को नजर आएगी। तो बेचने वाला काम नहीं है, अंगूठी से वो जुड़ा है तो मेरी मदद भी तो कर रहा है। और उसे क्या पता था सुबह सुबह उसकी ऐसी मदद हो जाएगी। अब सुबह उठा, सबसे पहले उसने तकिए के नीचे देखा, तकिए के नीचे कुछ नहीं था। फिर मुस्कुराया, चलो कोई बात नहीं, पहले तोहफा दिया था वैसे ही बोल दिया, नहीं भी दिया कोई बात नहीं, उसने मेरी मदद की, मैंने बस पानी ही दिया तो उसकी भी मदद कर दी, जैसा कि उसने कहा तुमने मेरी मदद की है। 15 से 20 मिनट हुए होंगे, उसके घर पर एक आदमी आया। अब वो आदमी जाना पहचाना था और उसे देखते ही जो असद था उसने गालियां निकालना शुरू कर दिया। कारण क्या था? जो असद था पहले उसके लिए काम किया करता था, उसे पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने असद से कुछ रुपए लिए थे और असद को कहा था तुम यहाँ पर काम करो, जो पैसे मिलते हैं थोड़े मुझे इस्तेमाल करने के लिए दे दो, मैं इकट्ठे ना 2 महीने बाद जब काम खत्म हो जाएगा तुम्हें दे दूंगा, सारे इकट्ठे मिलेंगे तो तुम्हें दे दूंगा। तो असद से 2 महीने काम करवाए थे, पैसे कुछ नहीं दिए। जब काम खत्म हो गया फिर कहने लगा अब पैसे तुम्हें दे चुका हूँ, तुमने तो मुझे कभी दिए ही नहीं थे, हर रोज़ मैं तुम्हें दिया करता था। अब जो गांव के लोग थे उन्हें पता ही नहीं यकीन करना है तो किस पर करना है,
असद ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ज़मींदार था, उसके पास थोड़ी ताकत थी। जो गांव के मुखिया वगैरह थे तो उनसे थोड़ी बनती थी, तो किसी ने यकीन नहीं किया असद का। अब असद नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था और पिता ने कहा कि छोड़ो, गाय तो गाय, अपने आप ऊपर वाला इससे निकालेगा। ये दूसरों के ऐसे रुपए मारता है ना, पैसे मारता है, तो इसके अपने आप निकलेंगे। वो आदमी घर पर आया था तो असद ने गालियां निकाली। वो चुपचाप गालियां सुनता गया, हाथ जोड़े। अब कुछ रुपए बनते थे, कई पैसे थे हर दिन के मिलने वाले जो उसने लिए थे, अब कुछ असद से लिए थे, कुल मिलाकर ऐसे कुछ रुपए बनते थे। उसने ऐसे कर दिए, मुझे माफ़ कर दो, ये जो उधार था मैंने चुका दिया है, अब ये थोड़ा ब्याज भी मैं जोड़ रहा हूँ। असद ने ब्याज नहीं उठाया, जितने थे उतने उठाए कि ये मेरे हैं, अब तू मानता है ना कि ये मेरे थे, तूने मुझे नहीं दिए थे। उसने कहा हाँ, मैंने तुम्हें नहीं दिए थे, मैं शर्मिंदा हूँ। पैरों को हाथ लगाया और कहा मुझे माफ़ कर दो। असद ने कहा माफ़ किया, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तुम ऐसे पैसे देने के लिए आ गए? अब उसने जो कहा असद भी यकीन नहीं कर पा रहा। उसने कहा कि मैंने अपना भविष्य देखा, सपना नहीं था वो, सपने में मैंने जैसे कई साल महसूस किए कि आगे आगे मेरे साथ क्या होगा, मेरी टांगें कटेंगी, बाजू कटेगी। मैंने दर्द महसूस किया, अपनी बीवी को मरते हुए देखा, अपनी औलादों को मरते हुए देखा, पूरे परिवार को जलते हुए देखा, मेरे साथ सब कुछ बुरा होगा। मुझे पूरा भविष्य दिखाया गया और ये किसी फरिश्ते ने दिखाया। इसीलिए जब मैं नींद से उठा, मेरे पास एक मौका है सब कुछ ठीक करने का, और ये जुड़ा हुआ है इससे। मैंने बुरा किया तुम्हारा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब किसी का बुरा नहीं करूँगा। तो उसने ऐसे लौटाए असद के रुपए। असद के माँ बाप खुश, असद का भाई खुश, और जो असद था वो जान चुका था ये किसने किया है, अंगूठी वाले जिन ने। अब अंगूठी वाले जिन ने उसे सपने में कुछ ऐसा दिखाया कि वो इतना डर गया, खुद रुपए लेकर आया, लेकिन ये असद के ही थे। फिर असद बहुत ज़्यादा खुश, घर वाले भी कह रहे कि चलो तुम्हारी किस्मत अब जाग चुकी है। कुछ रुपए इकट्ठे हो चुके थे, वो ज़मीन खरीदना चाहते थे, लेकिन मेहनत मजदूरी तो करनी पड़ती, काम थोड़े ना छोड़ सकते थे। तो असद ने सोचा कि आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही कोई अच्छी ज़मीन मिलेगी जो कम रुपए में ज़्यादा मिल जाए, थोड़ा हमारे इलाके से बाहर मिल जाए, कोई बात नहीं, आना जाना हो जाएगा। ज़मीन ज़्यादा बड़ी हो तो ज़्यादा खेती कर पाएंगे, कुछ फसल भी लगा लेंगे, सिर्फ सब्जी वगैरह क्यों लगाना। तो ऐसे ही ज़मीन ढूंढ रहे थे। अब अगली रात फिर से उसे एक आवाज़ आई उस जिन्न की। तो जो असद था वो घर से बाहर गया, उसने शुक्रिया किया कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी मदद की। एक तो तुमने धन दिया, बाकी जो मेरा धन गया हुआ था वो भी वापस दिला दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? उसने कहा कर सकती हो, सामने देखो पेड़ के नीचे मैंने क्या रखा है। असद गया, मटकी रखी थी, मटकी ऊपर से ढकी हुई। असद ने कहा ये मेरा तोहफा है। तो उस जिन ने कहा नहीं, तुम्हारा तोहफा सुबह तुम्हें मिल चुका है, ये मेरा काम है, क्या तुम करोगे? तो असद ने कहा कि बिल्कुल, क्या करना है मुझे? उसने कहा इसे गाड़ना है एक खास जगह पर, क्या तुम गाड़ोगे? असद तैयार। उसने गाड़ने के लिए कहा, काफ़ी दूर एक खेत में एक जगह पर उस मटकी को गाड़ना था। असद ने गाड़ा। फिर असद ने पूछा और क्या करना है? उसने कहा बस इतना ही काम था। देखो सवाल मत पूछना, लेकिन मेरे काम अजीब है, तुम इंसान हो, तुम्हें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं एक जिन्न हूँ, मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो काम बराबरी का, अब शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा काम किया, तुमने मेरा काम कर दिया, तोहफा कल तुम्हें मिल जाएगा। असद ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हारी मदद की, तोहफे की ज़रूरत नहीं है। असद लालच नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने बस इतना ही कहा था कि तोहफा कल तुम्हें मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं कहा। असद घर आ गया। अगली सुबह असद सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन घर से बाहर जब वो निकलने वाला था, एक पड़ोस वाला आदमी जो असद से मिलने के लिए आया। अब असद ने उसे कहा था कि ज़मीन देखनी है कोई सस्ती हो, तो वो आदमी असद से सिर्फ इसलिए मिलने आया था कि यार मैं एक ज़मीन लेना चाहता था, मैं उस ज़मीन का काम करने ही वाला था कि मुझे घाटा पड़ गया, तो अब मैं उसे ले नहीं सकता, अगर तुम लेना चाहते हो तो बताओ। तो असद ने कहा बिल्कुल मैं लेना चाहूँगा। उसने एड्रेस बता दिया था। काम पर पहुंचने से पहले असद उस जगह पहुंचा। वो आदमी ज़मीन बेचना चाहता था, उसे भी घाटा हुआ था, वो और सस्ते में बेचने को तैयार। असद ने कहा इतनी बड़ी ज़मीन इतने सस्ते में, तो जल्दी जल्दी वो ज़बान कर देना चाहता था।
उस समय ज़बान होती थी, ज़बान ज़्यादा ज़रूरी होती। कोई साथ है, कोई मुखिया वगैरह साथ हो तो ज़बान दे दी, उसके बाद कागजाती काम भी हो जाता था। तो ऐसे ज़बान देकर वो रुपए थे जो दे दिए, ज़मीन उनकी हुई। और असद ने समझ लिया ये किसने किया है। घाटा हुआ या जो भी, जैसे भी तिकड़म लड़ाई उस जिन ने, लेकिन ज़मीन दिलवा दी। तोहफा है ये, तोहफा। ज़मीन इतनी बड़ी मिल गई, सोचा तक नहीं था। खेती करेंगे, हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं वो बैठ कर खाएंगी, इतनी बड़ी ज़मीन है। कह सकते हैं कि आधा एकड़ या 1 एकड़ के करीब ज़मीन मिल गई थी, काफ़ी बड़ी ज़मीन। इसके बाद वो जो जिन था हर रोज़ काम नहीं कहता था, क्योंकि जो असद था उसने भी कह दिया कि मैं हर रोज़ ऐसे तुमसे नहीं ले सकता, समय आने पर तुम मुझे दे दिया करना। तो उसने कहा मेरी भी कई काम है, तो तुम भी अपने काम तैयार रखो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, तुम मेरे काम करो, कम से कम हफ्ते में तो करना होगा, उससे ज़्यादा समय मेरे लिए सही नहीं है। तो असद ने कहा ठीक है, ये हिसाब ठीक रहेगा, रविवार को छुट्टी होगी तो मैं तुम्हारा काम कर दिया करूँगा, तुम मेरा काम कर देना, आप छोटे मोटे काम कर देना। लेकिन वो जिन सच में कमाल ही कर रहा था। उस जिन ने उसके बाद एक घर में कुछ गहने जो खो गए थे वो दोबारा मिल गए, ऐसा काम कर दिया। या घर में एक छोटी सी चांदी की अंगूठी मिल गई, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मिलती रहती। रास्ते में पड़े हुए कुछ सिक्के मिल गए, या कहीं से कोई पुराना काम बन गया, या घर की मरम्मत के लिए कुछ चाहिए मदद तो वो मदद मिल गई। ऐसे रुतबा भी बढ़ने लगा था गांव में। और वो जो जिन्न था वो भी अजीब काम कहता कि हर रविवार को तुम्हें उस नीम के पौधे को पानी देना है। तो असद ने कहा ठीक है काम ये। फिर एक कब्रिस्तान में रात के वक्त जाना है, एक खास कब्र पर फूल चढ़ा कर आने हैं, तो ये काम भी कर दिया। अब किसी मिट्टी के ऊपर कुछ फेंक कर आना है, ये काम भी कर दिया। कुछ हड्डियां हैं वो दफनानी है, ये काम भी कर दिया। ऐसे काम वो करवा रहा था। असद के काम भी थे, असद खुद नहीं मांगता, अपने आप वो जिन्न कर देता। तो ऐसे दोनों का फ़ायदा हो रहा था, दोनों का काम हो रहा था। वो अंगूठी वाला जिन्न, जिसे असद अंगूठी वाला जिन्न कहता था, घर में नहीं बताता था। वो नहीं चाहता था किसी को पता लगे, क्योंकि एक जिन्न की बात अगर किसी को पता लगेगी, कोई जिन्न की मदद ले रहा है, तो लोग गलत समझेंगे। अब असद ने कुछ महीने बाद ये महसूस किया कि वो जहाँ पर भी जाता है कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, सर के ऊपर कौवे मंडराते रहते हैं। कई बार तो कौवे जैसे ऊपर से हवा से मारने के लिए आते हैं, ऊपर से चोंच मारते हैं। तो ऐसे असद थोड़ा डरा करता था कि ये मेरे इर्द गिर्द क्यों रहते हैं। और किसी ने कह दिया कि ये कौवे इर्द गिर्द होना एक अच्छा संकेत नहीं है, इसे बुरा संकेत माना जाता है। तो कौवे इर्द गिर्द होते। अब असद कुछ कर नहीं सकता था, वो जिन्न की मदद ले रहा था। तो उसे लगा कि हो सकता है इस कारण ये हो रहा हो। उसने उस जिन्न को ये कहा था, और जिन्न ने कहा था कई ऐसे जानवर हैं जो हम जैसों के थोड़े दुश्मन हैं, हमें पसंद नहीं करते। बिल्ली, कई बार कुत्ते, कौवे और कुछ और पंछी और जानवर भी हैं, लेकिन वो इंसानों के करीब नहीं होते। और तुम जंगल में जाओगे नहीं तो डरने की बात नहीं है। अब एक दिन उसे जिन्न ने कहा तुम्हें एक कब्र खोदनी होगी। एक लड़की है जो दफनाई गई है, उसके कपड़े निकालने हैं, उसके कपड़े निकालकर उसे दफना देना, और उसके कपड़े तुम्हें एक खास जगह रख कर आने हैं, एक ज़मीन पर। इस बात के लिए मना कर दिया था जो असद था। उसे जिन्न ने कहा था तुमने मुझसे बहुत मदद ली है, मेरे काम नहीं करोगे। असद ने मना कर दिया कि ऐसा काम मैं नहीं कर सकता, चाहे लड़की मरी हुई हो या जिंदा हो, मैं उसके कपड़े क्यों उतारूंगा, मैं किसी लड़की को ऐसे छू नहीं सकता। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अगले दिन असद जब उठा था, उसकी बाजू पर बड़े बड़े निशान थे, खून बह रहा था, काफ़ी खून बहा था। इसके बाद उसने इलाज करवाया था, लेकिन वो जिन्न ने दोबारा काम के लिए कहा। असद ने बार बार उस काम के लिए मना किया। इसके बाद जो असद का छोटा भाई था, रात के वक्त बाबा आ गए, बाबा आ गए, ये कहकर छत की तरफ देखकर चिल्लाता जा रहा था। असद का छोटा भाई ऐसी हरकतें करने लगा, असद को पता था ये वो जिन्न कर रहा है। माँ की सेहत थोड़ी खराब होना, रात के वक्त असद के भाई का ऊपर की तरफ देखकर ये कहना शुरू कर देना, बाबा आ गए, बाबा आ गए, मेरे जाने का समय आ गया, मेरे जाने का समय आ गया। अब असद का भाई गला घोंटने लगा था, और असद को पता था ये वो जिन्न कर रहा है और उसके लिए काम करना होगा। तो असद ने वो काम किया। अब वो काम करने के बाद असद ने कहा कि बस मैं और काम नहीं करना चाहता, तुमने मुझसे जो करवाया है इससे जो मेरा ज़मीर है
वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था, तो मैं अपने ज़मीर को गिराकर ये काम करके आया हूँ। उस लड़की के जो कपड़े उतारे थे, भले ही वो शरीर गला हुआ था, लेकिन मेरे लिए वो काम सही नहीं था। तो उस जिन ने कहा कि अब ये अंगूठी तुम्हारी उंगली पर है, इसे नहीं पहनना था। किसी की अमानत को तुमने पहना तो शुरुआत तुमने की है, मैंने नहीं की है। तो असद ने कहा मैं अंगूठी निकाल देता हूँ। अंगूठी वो निकाल नहीं पा रहा। फिर असद को लगा कि अब मैं क्या करूँ, चलो किसी तरह से मना कर देखता हूँ। असद को अब मिल कुछ नहीं रहा था, वो कुछ नहीं देता। असद कहता कोई तोहफा, वो कहता मेरा काम करो, तोहफे बहुत मिल चुके हैं। तोहफा नहीं देता, अब वो काफ़ी मिल चुका था, काफ़ी असद उसके घर में काफ़ी रुपए आ चुके थे, ज़मीनें बहुत खरीद ली थी। लेकिन अब असद से वो काम करवाता, कब्रें खुदवाने का काम, किसी लाश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, किसी जिंदा इंसान को किसी खास जगह से उठाकर कहीं फेंक कर आना। एक आदमी को जो बेहोश था, उस जिन ने क्या किया पता नहीं, लेकिन एक जगह वो आदमी बेहोश था, उसके शरीर को उठाकर एक नदी में फेंक कर आना। ये काम असद को करना पड़ा, क्योंकि उसने जो किया था असद के लिए डरावना था। उस रात उसने असद का गला घोंटा। जब असद मरने वाला था उसने छोड़ दिया। असद को सांस आ रही, वो पूछ रहा करोगे या नहीं। असद ने कहा नहीं। उसने फिर से गला घोंटा। असद मरने वाला था, लेकिन फिर उसने छोड़ा। करोगे? सोच सकते हो, बिल्कुल मौत के करीब, दर्द हो रहा है, फिर कोई छोड़ दे, सांस मिले और पूछे करोगे या नहीं। आप ना करोगे, फिर से वो सजा। मरेगा नहीं, मौत के कगार पर फिर से खींच कर जिंदा कर देगा, बार बार दर्द देगा। और असद को पता था बिना काम किए बचा नहीं जा सकता। जो ये कह रहा है वो करना होगा। असद ने वो काम किया था ऐसे। अगले दिन असद गया एक मौलाना के पास कि मेरे ऊपर एक जिन्न का साया है। उसने पूरी बात बता दी कि मेरी उंगली में अंगूठी है, ये निशान है। तो उस मौलाना ने कहा कि झाड़ फूक करते हैं, झाड़ फूक करो या कुछ भी करो। वो जिन्न नहीं पीछे हट रहा था। जिन्न उसके शरीर से दूर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उंगली पर वो अंगूठी रात को नजर आती, जिसे वो निकाल नहीं पाता, चाहे जो कर लो। मौलाना के हाथ खड़े हो गए। असद को लगा एक ही चीज़ अब मैं कर सकता हूँ, उंगली को काटना। तो उसने अपना एक दोस्त था जो कि नॉनवेज बनाने का काम करता था, तो उसके सामने उंगली रखी। वो भी घबरा रहा कि इंसान को काटना मुर्गी काटने के बराबर नहीं होता। अब इंसान की उंगली काटनी, उसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे, लेकिन उसे करना पड़ा। असद ने कहा भाई कर दे, देख तुझे मैं कुछ रुपए देने को तैयार हूँ, ये काम तुझे करना होगा। वो कह रहा तू पागल है, अपनी उंगली कौन कटवाता है? किसी और को सजा देना बदला तो समझ में भी आता है, गुस्से में है ये करना है, अपनी उंगली कौन कटवाता है? असद ने कटवाई, उंगली कटवा दी, उंगली को नदी में फेंक दिया। अंगूठी गई, जो निशान था उसके पीछे पीछे से कटवाई थी। वो जिन्न कह रहा नहीं, अंगूठी तो अब तुम्हारे अंदर ही है, तुमने अपनी उंगली भले ही फेंक दी हो, मैं तुमसे अलग नहीं हुआ। असद कुछ समझ नहीं पा रहा। असद मौलाना से मिला, किसी और मौलाना से, किसी बाबा से, दरगाह में गया, लेकिन वो काम उसे रात को करने पड़ते, चाहे दरगाह में रुको, चाहे कहीं पर भी रुको। वो जिन्न उसे मारने की कोशिश करता। अब इंसान क्या ही करेगा? इंसान भागेगा। अब भाग कर जाएंगे कहाँ? जो आपके शरीर के साथ जुड़ा है। असद पागल होने लगा था। रात को घर से निकल कर जाता, किसी को नहीं बताता वो कहाँ जा रहा है। घर वालों को इसके बारे में बता दिया था कि ये हुआ है मेरे साथ। छोटे भाई को बता दिया कि माँ बाप का ख्याल रखना, मैं अब किसी काम का नहीं हूँ। तो असद का भाई रात को जाता, सुबह कभी चोट लगी होती, कभी शरीर पर खून लगा होता, पागलों जैसी असद हरकत करने लगता था। कभी ऊपर चढ़ जाता, छत से छलांग लगाता, मरने की कोशिश करता। अब परिवार वाले किसी को मरने भी तो नहीं दे सकते। असद धीरे धीरे पागल होता चला गया, होता चला गया। और असद का जो भाई था उसने बड़ा होकर महसूस किया कि एक गलती की थी असद ने, वो उसकी सज़ा भुगत रहा है। 40 साल की उम्र में जो असद था वो 70 साल के बराबर था। बूढ़ा हो चुका था, पागलों जैसी हरकतें करता था, मिट्टी खाने लगता था, खाना खा नहीं पाता था। ऐसे 40-42 साल की उम्र में असद की मौत हुई थी। और उनके परिवार में सबको यही लग रहा था कि उस जिन्न ने असद को मारा। बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, चाहे जो कर लो वो नहीं बच सकता था। ऐसी पागलों जैसी उसकी हालत हो गई थी। जो पहले ज़मीन मिली, रुपए मिले, सोना वगैरह जो भी मिला, उसी से उस परिवार ने आगे बढ़कर कुछ बनाया था। असद का भाई अब इस कहानी को अपने परिवार में सबको सुना रहा था, और उन्हीं ने इम्तियाज़ को ये कहानी सुनाई थी। इम्तियाज़ के दादा, असद के
भाई कि ऐसे मेरे भाई के साथ हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो क्या किया करता था, मरने की कैसी कोशिश करता था, लेकिन मर भी नहीं पाता था। जैसे अपने गले को काटने की कोशिश, और यहाँ चाकू रुक जाता, हाथ अपने आप चल नहीं पाता। ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश करो, जैसे कोई कपड़ा पीछे खींच देता, छलांग नहीं लगा पाता असद, मरने भी नहीं दे रहा था और बहुत बुरी तरह तड़पा तड़पा कर ही मारा था। वो इम्तियाज़ के दादा ने नहीं बताया। तो इम्तियाज़ जी की ये कहानी आपको कैसी लगी? जो जिन्न होते हैं ना, कहा जाता है कि ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, लेकिन वो इंसानों की तरह नहीं है। इंसानों की इंसानियत चलो कभी तो जागती है ना, पूरी तरह तो बुरा नहीं करेंगे, लेकिन जो जिन्न है वो अलग जीव हैं। वो क्या करेंगे कैसे करेंगे आप सोच नहीं सकते। तो किसी ऐसे पर भरोसा करने से अच्छा है उससे दूर ही रहें। हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा हो, लेकिन वो फ़ायदे के पीछे जो नुकसान है उसकी गणना आप कैसे करेंगे? फ़ायदे से बहुत ज़्यादा नुकसान मिलेगा, फिर आप पछताओगे। तो ध्यान रखिए और ये बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार। मैं इतनी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आता हूँ, इनका चुनाव करता हूँ, अपनी आवाज़ में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। खौफनाक कहानियाँ, कुछ हंसी वाली कहानियाँ, कुछ अतरंगी कहानियाँ। आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो ताकि मुझे भी काम करने में मज़ा आए। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।